हाय वेलकम बैक एसएससी एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 देख ली होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर को ही 2022 में शिफ्ट 3 इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फर्टाइल इन द गिवन सेंटेंस। देखो पहली बात तो ये कि कई बार ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप सेंटेंस के अंदर से वर्ड को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, बट 90% केसेस में मीनिंग वही रहता है जब तक कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स ना हो। अब फर्टाइल वर्ड या तो पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स बर्ड्स के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, या फिर किसी सॉइल या किसी लैंड के लिए यूज़ होता है। अगर आप सेंटेंस पढ़ भी लें, द टीचर आस्क्ड व्हीट इज ग्रोन इन विच काइंड ऑफ लैंड, रिच, वेट, बैरन एंड फेकेट। ठीक है, अब इसमें चारों में देखें अगर तो इसने हमसे सिनोनिम पूछा होता फर्टाइल का, तो सिनोनिम तो रिच भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें किसी चीज़ की रिचनेस है, या फिर ये फेकेंट भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, फर्टाइल ही होता है। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा गया हमसे, वेट मतलब गीला, जो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर आएगा बैरन, जो बंजर हो जमीन। ठीक है, सिंपल था। इसमें देखिए मैंने यही बताया आपको कि इसका सिनोनिम पूछता तो फेकेंट आ सकता था। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव का। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वैसे तो पिछली क्लासेस में भी मैं आपको यही बात कह चुका हूँ बार बार कि एक्टिव पैसिव अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। हालांकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एसएससी के अंदर नहीं देखे गए टियर 1 में, येट मैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सेंटेंस था द मैनेजर एक्सप्लेन्ड। आपको एक्टिव पैसिव में सारा फोकस अपनी वर्ब की फॉर्म पे रखना है। ठीक है, जिससे आपको टेंस का आइडिया हो जाएगा, तभी उसको आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो मैनेजर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई, विच मींस पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में गिवन हो तो उसका पैसिव का क्या रूल होता है, आपको यूज करना होता है वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं इसी को फाइंड आउट करने में लग जाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए वॉज एक्सप्लेन्ड है, मतलब ये ऑप्शन ठीक हो सकती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्या है, हैड एक्सप्लेन्ड आ गया, इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या है, हैड बीन आ गया, इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या है, हैड बीन आ गया, इनकरेक्ट। मैंने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं अभी तक, मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे एक चीज़ की श्योरिटी थी कि एक्सप्लेन्ड का वॉज एक्सप्लेन्ड या वर एक्सप्लेन्ड ही बनेगा पैसिव वॉइस में। अकॉर्डिंगली देखा गया तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अब पूरा पढ़ भी लीजिए आप। द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी। लेटेस्ट असाइनमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट था। लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताना था। ठीक है, अब सिमिलर वर्ड आपको बताना है तो आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, वर्ड था ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट के लिए ऑप्शन है ट्रांसमिट, ट्रांसफॉर्म, टेम्परेरी या ट्रैप। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच में चले जाएं तो पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांजिएंट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब जब ट्रांसमिट की बात होती है, ट्रांसफॉर्म की बात होती है या ट्रैप की बात होती है, तीनों क्या थी, वर्ब्स थी। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते या चारों के चारों टी के साथ लिख दिए गए। ठीक है, जबकि ये तीनों ही वर्ब्स थी। एक्चुअल में ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, समथिंग लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, एंड समथिंग लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम को आप क्या कहते हो, जो चीज़ टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट के लिए आंसर क्या आएगा, टेम्परेरी। अगर बाकी वर्ड्स आप देखें, ट्रैप का मतलब क्या होता है, टू होल्ड और कीप समथिंग, किसी चीज को अपनी पोजीशन में पकड़ के रख लेना। ठीक है, उसको ट्रैप करना। ट्रांसमिट का क्या होता है, मतलब जब आप किसी एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ठीक है, टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिट करना। ट्रांसफॉर्म मतलब उस चीज की पूरी शेप को ही चेंज कर देना। ठीक है, तो राइट आंसर एक ही वर्ड होगा, दैट विल बी टेम्परेरी। ट्रांजिएंट मीन्स समथिंग लास्टिंग या स्टेइंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन इस बार। आपको देखो वैसे तो ये ऊपर ना भी लिखा हो ना,
कि आपको इसका डायरेक्ट बनाना है या इनडायरेक्ट बनाना है, आप ध्यान रखिए जब ये कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स वाली फॉर्म आती है ना, तो ये क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है, सॉरी ये डायरेक्ट होती है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट करना होता है। लेकिन अगर विदाउट कोमा इन्वर्टेड कोमा गिवन है, दैट मीन्स आपको वो इनडायरेक्ट गिवन है, आपको डायरेक्ट में ही कन्वर्ट करना था उसको। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए कि जो प्रेजेंट के सारे टेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट के टेंसेस के अंदर। चलो इतना हमें आइडिया था, ठीक है। अब यहां लिखा गया हैड बीन स्मोकिंग, तो कहीं ना कहीं इससे पहले से पास्ट की फॉर्म आ रही है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पास्ट का इनडेफिनेट होता है वो कन्वर्ट होता है पास्ट के परफेक्ट के अंदर, और जो पास्ट का होता है कॉन्टिन्यूअस वो कन्वर्ट होता है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब यहां लगा क्या हुआ था, हैड बीन स्मोकिंग, मतलब क्या लगा था, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाइस वर्सा, जब आप इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट में आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है वॉज और वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आपको वापस यहां चलना है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में जाना है आपको। अब यहां लिखा होता है हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, आपको याद होगा दैट डे किससे बनता है, टुडे का दैट डे बनता है, ठीक है। तो एक तो मुझे वर्ड चाहिए टुडे, दूसरा मुझे टेंस कौन सा चाहिए, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो देखें तो इसमें दिस डे है, इसकी जगह मुझे टुडे चाहिए, तो टुडे इस 3 के अंदर है, मतलब इस वर्ड से सिर्फ मेरी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाई। नाउ व्हाई यू स्मोक टुडे, व्हाई आर यू स्मोकिंग टुडे, व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे, मिल गया आपको वॉज वर्ब, ठीक है। ये ऑप्शन हो नहीं सकती, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को वापस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके आना था, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का रूल होता है, राइट। तो आपको हैड बीन स्मोकिंग को वापस लाना था, तो क्या बनेगा, वॉज या वर स्मोकिंग, यू के हिसाब से वर आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। आई होप आपको इजी लगा होगा, लेकिन इजी तभी लगेगा जब आपने नरेशन के बेसिक्स पढ़े हैं। मैं तो आज की क्लास में बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है, बट थोड़ा बेसिक अगर आप पढ़ते हैं टेंसेस का तो उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब क्या लाइन अंडरलाइंड थी एक्चुअली, नविका इज अ सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, ठीक है। अब क्लास में वो सुपर्ब और इम्प्रेसिव चाइल्ड है, तो क्लास में किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही होगी, बच्चे की डांसिंग स्किल्स की बात तो नहीं हो रही होगी, ठीक है, ना ही सिंगिंग स्किल्स की बात हो रही होगी, ना ही उसकी हाइट की, ना उसकी ब्यूटी की। तो वहाँ बात हो रही है बेसिकली बच्चे के विजडम की, या उसकी नॉलेज की, या फिर उसकी इंटेलिजेंस की। अब अगर आप इनके वर्ड्स पढ़ें कि सुपर्ब एंड इंप्रेसिव की जगह क्या लगा सकते हैं हम, एक वर्ड है फोर्थ ऑप्शन विविड। विविड का मतलब होता है वेरी ब्राइट और क्लियर, बड़ा साफ आपको जो चीज नजर आती है। अगर आप ऑप्शन सी देखें डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब ये क्या होता है, वेरी ब्राइट। तो जब दो ऑप्शंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है तो वो तो वैसे आंसर नहीं हो सकती। तो ग्लोइंग स्टूडेंट थोड़ी है अपने क्लास में। सुपर्ब का मतलब या इंप्रेसिव का मतलब ग्लोइंग तो कभी नहीं होता, राइट। अब ऑप्शन ए क्या थी जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि स्प्लेंडेड का मतलब तो इंप्रेसिव ही होता है, सिर्फ इंप्रेसिव। आपने किसी पे इंप्रेशन झाड़ दिया बहुत अच्छा किसी भी तरीके से, लेकिन यहां अभी तक ब्रिलियंस की बात नहीं आई, अच्छी नॉलेज की, इंटेलिजेंस की, विजडम की बात नहीं आई। तो आंसर एक ही आएगा, ब्रिलियंट, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट है पढ़ाई में, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है, स्कॉलरली है, तो उसको हम कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ब्रिलियंट। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है जी इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब कैजुअल क्या होता है, जैसे हम कैजुअल कपड़ों की ही बात कर लें, ठीक है, जो हम घर पे पहनते हैं, मार्केट गए आसपास वहाँ के लिए पहन लें हमने।
लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर आप एक बैंक एम्प्लॉय हैं, या आप किसी होटल के अंदर मैनेजर हैं, तो आपको वहाँ पे कैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं? फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल अटायर्स, ठीक है। तो कैजुअल जो घर पे भी कहीं भी आप पहन सकते हो, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? फॉर्मल होगा। तो देखते हैं, पहला आ गया स्पिरिचुअल। अब कैजुअल बंदे का उल्टा बिल्कुल स्पिरिचुअल तो नहीं होगा। स्पिरिचुअल होता है कोई भी होली पर्सन, ठीक है, गॉड लाइक। पर्सनल और प्रोफेशनल हो गया वो तो, कि एक चीज़ आपकी पर्सनल, एक आपकी प्रोफेशनल है, उसमें कैजुअल या फॉर्मल का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वर्ड भी गलत हो गया। ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराना। अब कैजुअल मतलब ये थोड़ी, कैजुअल मतलब मॉडर्न थोड़ी होता है, पहले भी तो कैजुअल कपड़े हुआ करते थे। तो यहाँ बात हो रही थी इसके बिल्कुल उल्टे फॉर्मल वर्ड की, ठीक है। तो एंटोनिम होगा इसका फॉर्मल कैजुअल का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पिछली एक शिफ्ट में भी था। एडवर्ब का काफ़ी हैवी रोल रहेगा, तो प्लीज़ एक बार आप एडवर्ब की टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडवर्ब की टाइप्स पे ही बेस्ड है। इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? एडवर्ब ऑफ टाइम वाला एक्सप्रेशन आपको चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब के बारे में हर एक चीज डिफाइन करती है। वर्ब मतलब हमारा एक्शन, तो एक्शन कहां पे हुआ, वेयर, कैसे हुआ, या फिर हाउ ऑफन, कितनी दफा आपने उस काम को किया। हाउ ऑफन का मतलब होता है हाउ रेगुलरली, हाउ ऑफन कितनी दफ़ा आपने, एवरीडे कहते हो, डेली कहते हो, समटाइम्स कहते हो, ठीक है। या फिर वो एक्शन कब हुआ, व्हेन। तो ये सारी तरह डिटेल हमें कौन देती है? एडवर्ब देती है वर्ब के बारे में। अब आप यहाँ देखिए लिखा हुआ था आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली, मतलब मैं रेगुलरली पेरिस गया, ठीक है। तो रेगुलरली क्या है? बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो आपको बताती है हाउ ऑफन यू डू समथिंग, अक्सर कितनी बार एक चीज को आप करते हैं, महीने में, हफ्ते में, या एक दिन में, ठीक है। तो रेगुलरली, तो इसका आंसर ऑब्वियसली नहीं था, हमें बताना था एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ऑफन वर्ड को देखें तो ऑफन भी क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन। अगर आप हैप्पीली देखें तो वो बता रहा है हाउ, कैसे किया आपने काम, ठीक है। तो हाउ भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर बताता है ट्वाइस, इसमें भी क्या बता रहा है? हाउ ऑफन, 2 बार। लेकिन हमें चाहिए था टाइम, काम किया कब, काम किया येस्टरडे। तो येस्टरडे क्या होगी हमारी? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आई वेंट टू पेरिस येस्टरडे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर आपको एडवर्ब नहीं समझ आ रहा बीच में कि एडवर्ब के टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट्स में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक शिफ्ट में पूछा था एडवर्ब ऑफ मैनर के हिसाब से बताइए आप, शायद केयरफुली बड़ा सेंटेंस था, आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम पूछ लिया इसने। Select the most appropriate antonym of the given word। अगला वर्ड आ गया आपके पास conceit। conceit का आपसे पूछा गया एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। सबसे पहले तो conceit वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम प्राइड इन योरसेल्फ। जब बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है किसी पर्सन को अपने आप में या अपनी किसी एबिलिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड conceit। अब कंसीट में देखें तो पहली बात तो एक्सट्रीम प्राइड मैंने कहा, दैट मीन्स ये क्या है? नाउन है, उसके अंदर आई हुई उस डिसेबिलिटी या क्वालिटी को आप कहें तो उसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया रिवील। रिवील तो अपने आप में एक वर्ब होती है, और रिवील का गर्व से या अहंकार से क्या है रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। हिडन मतलब जो चीज़ छुपी होती है, ये भी आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि हिडन भी बेसिकली एक एडजेक्टिव भी है और मीनिंग के हिसाब से भी ठीक आंसर नहीं निकल रहा। नेक्स्ट आ गया कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब किस चीज को छुपाना, दी एक्ट ऑफ हाइडिंग समथिंग। कंसील करना मतलब छुपाना होता है ना, कंसीलमेंट उसका ही एक नाउन है, मतलब किसी चीज को छुपाने के एक्ट को हम कहते हैं कंसीलमेंट। तो ये भी रॉन्ग आंसर था। आंसर क्या आएगा? मॉडेस्टी। जिन लोगों के अंदर विनम्रता होती है, ठीक है, पोलाइटनेस होती है, काइंडनेस होती है, हम्बलनेस होती है, तो मॉडेस्टी इस क्वालिटी का बिल्कुल एंटोनिम है। कंसीट मतलब बहुत ज़्यादा घमंड, और मॉडेस्टी मतलब बहुत ज़्यादा विनम्रता। तो आंसर आ जाएगा राइट, ऑप्शन सी, मॉडेस्टी, ठीक है जी।
आप लोग भी ऐसा किया कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता हूं तो आप लोग उसका आंसर अगर आपको करेक्ट पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया कीजिए, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड दूंगा एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसके लिए बेस्ट सूटेबल वर्ड क्या होगा। तो था फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान वाली फीलिंग। एक वर्ड आता है अक्सर ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वन हु डज नॉट गेट टायर्ड ईजिली। जो पर्सन जल्दी थकता नहीं है तो उस पर्सन को हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। तो इसको भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको याद करना तो आसान भी, बीच में लिखा है फटीग, फटीग होती है थकान, ठीक है। आगे लग गया IN, मतलब वर्ड हो गया नेगेटिव, तो थकान जिसको नहीं होती है दैट पर्सन इज कॉल्ड इनडिफैटिगेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वर्ड्स थे। नर्वस, अब जिसको थकान महसूस हो रही है वो नर्वस थे। नर्वस तो मतलब आप डरे हुए हो किसी चीज़ से, आप हेजिटेंट फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस ना पूछ ले कि जिसका आपको आंसर ना पता हो, मतलब हिचकिचा रहे हैं आप, नर्वस हैं काफ़ी। ड्राउजी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा स्लीपी होते हैं। हमें दो वर्ड्स और दिए गए, एक तो दिया गया वाइटलाइज्ड, दूसरा दिया गया वेरी। यहाँ बात हो रही है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। बंदा काफ़ी थका हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है इसको काफ़ी नींद आई है। ड्राउजी मतलब जो नींद में है, ठीक है। तो ड्राउजी इसका सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इससे भी ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन पड़ी हुई है सेंटेंस में। अगर देखें तो इसके 4 ऑप्शंस में देखें, वाइटलाइज्ड होता है स्ट्रेंथन पर्सन। स्ट्रेंथन कोई भी चीज़, वाइटलाइज करने का मतलब होता है टू गिव स्ट्रेंथ टू समथिंग, ठीक है। जैसे कि आजकल लोग रेड बुल पी लेते हैं, रेड बुल क्या करती है, उनकी एनर्जी को स्ट्रेंथन करती है, ऐसा उनका विश्वास है, पता नहीं होता है कि नहीं, ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो रेड बुल क्या करती है, वाइटलाइज कर देती है उनकी एनर्जी को, मतलब स्ट्रेंथन कर देती है, एनर्जी को बढ़ा देती है, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, एनर्जी का क्या करना है हमने, स्ट्रेंथ का क्या करना है। ऑप्शन ए भी गलत हो गया। राइट आंसर विल बी वेरी। वेरी कौन होता है, जो बेसिकली काफ़ी थका हुआ महसूस करता है या फिर हमें लगता है काफ़ी थका पड़ा इस टाइम, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड वेरी, ठीक है जी। सारे वर्ड स्टडी करके सारे वर्ड प्लीज साथ साथ नोट करते रहिएगा आप, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। वेल 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। लॉजिकल ऑर्डर, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। 2 क्वेश्चन तो पक्के एग्जाम में पढ़े होते हैं हमेशा ही, ठीक है, पढ़ लेते हैं जरा। यहाँ बात ना सारी एकांत की हुई है, सॉलिट्यूड की हुई है कि कितना सॉलिट्यूड में रहना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और कैसे लोगों के साथ घूमना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जितनी आपको प्रॉब्लम्स कम चाहिए अपनी लाइफ में, उतना लोगों के साथ हैंग आउट कम ही कीजिए तो अच्छा है। देखिए, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, ऐसा ही है, हम नेचुरली सोशल क्रिएचर्स हैं और हम लोगों को ग्रीगेरियस भी कहा जाता है। ग्रीगेरियस एनिमल्स वर्ड भी यूज किया जाता है, ग्रीगेरियस एनिमल्स की, ह्यूमंस आर ग्रीगेरियस एनिमल्स। ग्रीगेरियस कौन होते हैं, जो बड़े ज़्यादा सोशिएबल होते हैं, जो बड़ा सोशलाइज करते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं, सबसे मिलजुल के बात करते हैं, अकेले रहना पसंद करते नहीं है। तो यहीं से स्टार्टिंग हुई शायद। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन फ्रॉम। यहाँ बात हो रही थी सोशल क्रिएचर की, यहाँ बात हुई बिट ऑफ सॉलिट्यूड की, तो इसके साथ तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता शायद सॉलिट्यूड के साथ। दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ। यहाँ बात हो रही है सोशल क्रिएचर्स की और यहाँ उसने डायरेक्टली कह दिया कि दिस डजंट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। अब आप देखिए यहाँ लिखा है हाउ एवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट टॉल। तो इसमें आप देखिए, अगर आपको कनेक्टिविटी बिठानी होगी तो क्या होगा, इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन आपको दिख रहा है क्यू और आर के अंदर। अगर मैं इतना सर्टेन कर चुका हूँ, इतना श्योर कर चुका हूँ कि मेरा पहला सेंटेंस में ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन पी होगा, तो फटाफट से अपने ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। पी वाली एक तो ये ऑप्शन है PQRS, दूसरी है PSQR, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी निकल गए। अब मुझे डिसाइड करना है कि PQ आएगा या PS आएगा। उससे पहले एक चीज़ और डिसाइड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योर सेल्फ अवे इन अ रूम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, कि P के बाद जो है S फॉर श्योर आएगा, P और S
फॉर श्योर आएंगे। और एक चीज़ और मैंने देखी कि क्यू और आर भी बड़ा फॉर श्योर है कि साथ में रहेंगे। अगर क्यू और आर का पेयर बिल्कुल ठीक है और पी और एस का पेयर बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन कौन सी आ गई, पी एस क्यू आर। सारे को पढ़ लेते हैं एक बार, मीनिंग भी समझ लीजिए प्लीज, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है इससे आपकी। तो वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम नेचुरली क्या है, सोशल क्रिएचर्स ही हैं, बड़ा घुल मिल के मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना हमें पसंद नहीं है। However, लेकिन all that time with people takes it toll। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया takes it toll, इसका मतलब क्या होता है, to make an adverse impact, किसी चीज की वजह से जब उसका उल्टा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। फिर कहता है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप ऐसा करो कि अपने आप को आप बंद कर दो एक रूम के अंदर, लेकिन आगे बात हुई थोड़ा सॉलिट्यूड भी चाहिए, ठीक है, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन फ्रॉम थ्योरे टू प्रॉस्ट। ये दो बेसिकली लोग थे जो फ्रेंच राइटर्स थे, इनमें से जो प्रॉस्ट है इन्होंने तो करीब सबसे लंबा नोवेल लिखा था पूरे वर्ल्ड का, जिसमें करीब 12 से 13 लाख वर्ड्स थे, इसीलिए सॉलिट्यूड में रहने की वजह से। तो इन लोगों ने काफ़ी टाइम सॉलिट्यूड के अंदर बिताया, उसके बाद इन्होंने अपनी थेरीज भी दी अपने नॉवेल्स के अंदर। तो इनसे लेके इन दोनों की एग्जाम्पल ली गई, हैव रिटन अबाउट, उन्होंने लिखा है कि इसके बारे में, इज वन ऑफ योर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर डिसकनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को लॉक कर लें किसी रूम में एट द एंड ऑफ द डे। सॉलिट्यूड का मतलब आप लोगों के बीच रहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस सारी दुनिया छोड़ छाड़ के अपने रूम में बंद होकर बैठ जाओ, राइट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पी एस क्यू आर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान काफ़ी हो गया। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अगला ही क्वेश्चन फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे आया, जिसमें पहले एक सेंटेंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अगले सेंटेंसेस को चूज करना था, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या गिवन है, माइकल होल्डिंग हु के साथ क्या कनेक्ट होगा, हु 20 ईयर्स, हु कमेंट्री पैनल, हु वाज अ मेंबर, हु हिज स्टेट, ठीक है। हु वाज अ मेंबर, तो बेसिकली बात हो रही थी हु के बाद वाज अ मेंबर की। लिखा गया माइकल होल्डिंग हु वाज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल। स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल, तो मीन्स आर पहला सेंटेंस और आर के बाद क्यू ही आना है। अगर इतना सा श्योर हो चुका है आपको तो देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी गया, ऑप्शन आ गया आर क्यू पी एस। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको इतना पता लग चुका था कि आर फर्स्ट सेंटेंस होगा, उस हिसाब से तीनों ऑप्शन निकल गई। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या आया, ए। ज़्यादा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में भी अपने 10-15 सेकेंड लगाइए इस क्वेश्चन पे और आगे बढ़िए। Now question number 12. Robin rolled the marble through a small plastic pipe. पैसिव वॉइस आपको बनाना है, ठीक है। फिर से आप यही ध्यान दीजिए कि पहले में हमारे पास क्वेश्चन आया था वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। इस बार फिर से आपके सामने क्या आया, रोबिन रोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चाहिए, आइदर वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढना शुरू कीजिए, फटाफट से ढूंढिए। वॉज और प्लस V3 आना चाहिए, बस जो मर्जी हो जाए, राइट। देखिए वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड। दुविधा हो गई, थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाए ज़्यादा। अब पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। रोबिन ने रोल किया मार्बल को, रोबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। आपको तीनों वर्ड्स मिल चुके हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में आई वर्ब है और ये क्या है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। मतलब मार्बल को रोल किया गया था। अब सारा सेंटेंस पढ़िए आप। द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रॉबिन इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। यहाँ पे थ्रू था, यहाँ पे इन आ गया, गलती आ गई पहले में। थ्रू वर्ड से हेल्प मिल गई आपको कि प्रेपोजिशन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, सिर्फ वर्ब में ही चेंज आता है और कोई वर्ड चेंज नहीं होता वाइल यू आर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अ स्मॉल पाइप वॉज रोल्ड, पाइप को तो रोल नहीं किया गया था, रोल किसको किया गया था, मार्बल को। ऑप्शन गलत। मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल पाइप बाय रॉबिन, बिल्कुल ठीक लग रहा है। द मार्बल थ्रू अ स्मॉल पाइप वॉज रोल्ड बाय रॉबिन, तो आपको कहना था द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय
रोबिन। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है जी, सिंपल। पहले इस पे काम कर लीजिए, उसके बाद आपने देखा कि थ्रू वर्ड जहां जहां नहीं आ रहा वो नहीं आएगा। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट। बैग एंड बैगेज, पूरा का पूरा सामान। वो मोदी जी ने कहा था ना, अपना क्या है, तो हम तो गरीब आदमी हैं, अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे, फकीर आदमी है। ठीक है, तो झोला क्या होता है? झोला मतलब सारा सामान आ गया उसमें, बैग एंड बैगेज आ गया। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज जो था, ये ईडियम का मीनिंग क्या था? एक तो था विद बर्डन, एक था विदाउट एनी एम, एक था विदाउट हैप्पीनेस। हमें क्या लगाना था? विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, पूरा का पूरा सामान। हम कहते भी ना बोरिया बिस्तरा। ठीक है, तो बोरिया बिस्तरा क्या होता है? हमारा सारा सामान होता है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होगा? बैग एंड बैगेज मीन्स विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करना है, बट ऑप्शंस काफ़ी इजी थे यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए, खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अब आप समझ भी रहे होंगे इस सेंटेंस का मतलब भी क्या है। कई लोगों के ना, वो कईयों को झंडू पंचारिस्ट की ज़रूरत होती है, उनके पेट में बात पचती नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर, उसके लिए बहुत मुश्किल है टू कीप अ सीक्रेट, मेक अ सीक्रेट, सीक्रेट बनाया नहीं जाता, मेक अ सीक्रेट नहीं होता। क्राई अ सीक्रेट, सीक्रेट को कौन रोता है? टच भी नहीं हो सकता सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट क्या है? वैसे ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किस में आता है आपके, जैसे आप नाउन्स पढ़ते हैं ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, दिख तो सकती नहीं है। ठीक है, तो आप उसको टच कैसे करोगे? तो आंसर क्या आएगा? कीप अ सीक्रेट, मतलब इस औरत को, इस लड़की को झंडू पंचारिस्ट की जरूरत है चीज़ें पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पढ़ते ही समझ आ जाएगा, देख लो फटाफट, पढ़ते ही पता लग रहा होगा आपको। लास्ट से शुरू करें। ट्रेनिकल का मतलब भी समझ लीजिए कि ऐसा बंदा जो बड़ा क्रूल होता है, बड़ा ज़्यादा जो क्या करता है, लोगों को तंग करता है, उन पे अत्याचार करता है। कोई भी रूलर ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद था ट्रैफिकिंग। आई कहाँ है भैया? आई था ही नहीं बीच में, ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो यहाँ आई आना चाहिए था, मतलब यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि क्रॉपिंग ठीक लिखा है, स्लॉटर ठीक लिखा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जिसमें आई मिसिंग था, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन कोल्ड ब्लड। पढ़िए जरा सेंटेंस को आप। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब ये नहीं कि उसका खून ठंडा था उस टाइम पे, या मारने वाले का खून ठंडा था, या सर्दियों का मौसम था, ऐसी ऐसी ऑप्शंस दी गई थी। इन कोल्ड वेदर, व्हेन ब्लड वॉज कोल्ड, रिग्रेटफुली नहीं, डेलिबरेटली। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिना किसी पे तरस खाए, बिना किसी पे रहम दिखाए, रुथलेसली उसको मारना या रुथलेसली उसको हर्ट करना। तो रुथलेसली या इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा? डेलिबरेटली, अपनी इच्छा से। डेलिबरेटली का मतलब इंटेंशनली भी होता है। ठीक है जी, तो रुथलेसली ऑप्शन आ जाए चाहे इंटेंशनली ऑप्शन आ जाए, बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट फॉर इन कोल्ड ब्लड। रुथलेसली इसका मीनिंग होगा अप्रोप्रिएट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाई द सेंटेंस। हो गलती आ गई एक वर्ड की वजह से, और वर्ड में बेसिकली क्या था, जैसे होता है ना आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक वाले, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था ये। बस किया कि एक सेंटेंस में डाल दिया एक वर्ड को कि डेविड वॉज पुट ऑफ बाय द ग्लीमिंग आइज इन द डार्क। पहली बात तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? डेविड वॉज डिस्ट्रैक्टेड। वैसे तो पुट ऑफ का एक और मतलब भी होता है किसी भी काम को डिले कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना, डिले करने को भी पुट ऑफ कहते हैं। और जब आप पुट ऑफ होते हो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। वैसा ही डेविड के साथ हुआ, किसी की उसने चमचमाती आंखें देख ली थी या सुंदर चेहरा देख लिया। सो डेविड वॉज पुट ऑफ का मतलब है डेविड वॉज डिस्ट्रैक्टेड, पूरी तरह से उसका ध्यान हट गया जब उसने देखी ग्लेमिंग आइज इन द डार्क, अंधेरे में चमचमाती आंखें। तो बेसिकली ग्लेमिंग का मतलब होता क्या है? ग्लेमिंग का मतलब होता है, पहले मीनिंग लिख देता हूं इसका, शाइनी, चमकदार, जिसको आप डेजलिंग भी कह सकते हो। और उसके लिए सही स्पेलिंग क्या होते हैं? ग्लीमिंग, GLEAMING।
ग्लीमिंग आईज हो सकती हैं, ग्लीमिंग फेस हो सकता है, ठीक है, जो भी चीज़ चमचमाती हो, बहुत ही शाइन कर रही है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। बाकी के सारे स्पेलिंग ही गलत थे, ठीक है। तो बेसिकली ये मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन था जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा था, मीनिंग को करेक्ट नहीं आने दे रहा था, हमें उसके स्पेलिंग चेंज करने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से ब्लैंक फिल करने का कह दिया हमें तो आसान लगता है ये काम, कर लेते हैं। द प्लैनेट्स आर डैश अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? सर्कल कर रहे हैं? नहीं तो सर्कल होता है गोला मारना, ठीक है। राउंडिंग वर्ड हो नहीं सकता। राउंड होता है बेसिकली जो चीज़ शेप में राउंड होती है, तो राउंडिंग उसका मतलब नहीं हो सकता। सर्कलिंग नहीं हो सकता। रिवॉल्विंग है या रोटेटिंग है। रोटेट वर्ड आप तब यूज़ करते हो जब अपने ही एक्सिस पे, एक ही सिचुएशन पे, एक सेम स्टेट के ऊपर या सेम प्लेस के ऊपर कोई चीज़ घूमती है, जैसे कि आप अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। तो इसलिए प्लैनेट्स के लिए रोटेट वर्ड नहीं आएगा। हमने इन कॉन्टेक्स्ट विद सन बात किया, वी आर रेफरिंग टू सन, कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? रिवॉल्विंग विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। काफ़ी इजी था। आप बड़े आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर लगाते रहिए और साथ साथ अपनी ग्रामर को इंप्रूव करते रहिए, वो कैप पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर होगा तो टीयर 1 क्लियर है, टीयर 2 की तैयारी भी कर लेंगे, ठीक है। हौसला नहीं छोड़ना बस। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गली एट द टॉय। देख रहा था, बड़े लंबे टाइम से देख रहा था, ठीक है, टॉय को। अब क्या होता है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना स्पॉट द एरर का, सबसे पहली स्ट्रेटजी आप क्या यूज़ करते हो? एरर तो है, हम तो एरर निकालेंगे, ठीक है। बट ऐसा हर बार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो नो एरर क्यों ही लिख के देता आपको, या फिर वो चारों पार्ट्स में अगर पूछ रहा है तो क्यों नो एरर के ऑप्शन देगा आपको वो। अब देखा जाए सेंटेंस पे कोई गलती थी भी नहीं, ठीक है। गेज के बाद एट द टॉय ही आता है। आप गेज कह लो, चाहे आप कह दो लुकिंग, चाहे आप कह लो स्टेयरिंग, जो मर्जी वर्ड आप यूज़ कर लीजिए, उसके बाद एट ही आएगा। लॉन्गिंगली मतलब बहुत लंबे टाइम से। तो द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय, चाइल्ड के बाद वॉज वर्ड भी बिल्कुल ठीक लिखा है। दैट मीन्स सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं। वॉज वर्ड के बाद आईएनजी फॉर्म भी ठीक है, तो आंसर होगा इसका नो एरर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामर वीक है तो कोई टेंशन मत लो, क्लासेस आप कोई मर्जी ग्रामर के लगा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा गोल्डन रूल्स कुछ आपके लिए अपलोड कर दूं वीडियोस में, ठीक है। इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्लानिंग टू लूज वेट, अगर आप में उनमें से एक हैं, वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप में उनमें से एक है जो कि अपना वेट कम करना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ज़रा देख लीजिए आपके लिए क्या सलाह दी गई है। रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, अपनी स्नैकिंग को क्या करना है? प्रेडिजाइज्ड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब तो क्या होता है, आपकी पहले से ये कॉन्सेप्शन बनी हुई है। प्री कॉन्सेप्शन के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को हम, या फिर प्री जजमेंट के लिए। प्रेजुडिस लिखा हुआ है, वैसे भी स्नैकिंग को तो क्यों करना आपने, प्री जस्टिफाई क्यों करना या फिर प्री जज क्यों करना है। अगला वर्ड था इसमें आउटगोइंग, कि आपको अपनी स्नैकिंग को आउटगोइंग करना पड़ेगा। स्नैकिंग आउटगोइंग हो जाए, इनगोइंग ना हो, इनकमिंग ना हो। मतलब आउटगोइंग मतलब खाने को बाहर निकाल दें, ये तो नहीं हो सकता। अगला था अनकंट्रोल्ड होनी चाहिए, जितनी मर्जी खा लो, वेट कैसे कम होगा, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, वो मॉडरेट होनी चाहिए आपकी स्नैकिंग, कि आपको कम खाना चाहिए, मॉडरेट लेवल पे खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है। तो यही एक ट्रिक है, लोग बता के थक गए वेट कैसे लूज करें, बट हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं, आगे आ गया लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको 5 फिल करने हैं। ऑप्शंस बड़ी आसान है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं कि इसमें लिखा क्या था, कि इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, अगर वो हिम्मत करते, स्टॉनिस एंड टैक्टिक्स ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट फॉर द नोवेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टैसिटस का मतलब क्या होता है, कैसा पर्सन, जैसे कि आप रोमन की बात करें, रोमन के बारे में जिस पर्सन ने सारी की सारी हिस्ट्री लिखी है, तो एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज है हिस्ट्री की या फिर जिसने लिखी है, दैट इज कॉल्ड टैसिटस। इफ राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, Stonis or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is dash the history of manners. The novel is dash the history of manners turned into a story and a play.
ठीक है, स्टोरी में बदल गया, प्ले में बदल गया, एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, जितनी की हिस्ट्री अपने आप में बहुत है। एंड देयर इज नो अदर डैश दैन दिस, इसके अलावा कोई दूसरा डैश नहीं है। दैट द वन द नोवल clocks its manners dash the disguise of invented characters, while the other history dash names and addresses only the novel dash much deeper than history। यहाँ लिखा हुआ है वर्ड एक डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब आप समझते होंगे कोई भी नकाब, ठीक है, कोई भी पहरावा हो सकता है। ज़रा इसके ऑप्शंस देखते हैं और साथ में इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी, if the writers only dared to dare Stonis or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is the dash history of novel is dash the history of manners। नोवेल क्या है? ऑप्शनली है, नोवेल असेंशियली है, नोवेल नीडलेसली है, या नोवेल अननेसेसरली है। दो वर्ड तो आपने निकाल ही दिए होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। किसमें लिखा गया कि नोवेल कुड एग्जिस्ट, अगर कर सकता है क्योंकि, फोर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है। देखो फोर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन जब फोर के बाद आप एक सेंटेंस कनेक्ट करते हो ना, तो फोर एक कंजंक्शन बन जाती है, और वहाँ फोर का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। फोर क्योंकि द नोवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, नोवेल क्या है? ज़रूरी है, असेंशली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, ऑप्शनली नहीं है। नॉवेल्स के थ्रू आगे चल के आपको हिस्ट्री की और नॉलेज ऐड होकर मिलती है। तो नॉवल इज असेंशली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, पूर्ण तौर पे। नेक्स्ट आगे लिखा था टर्न्ड इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस। और इसके अलावा कोई इसमें क्या नहीं है? फर्क नहीं है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, या इसके अलावा कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या लिखना चाह रहा है ये? इसके अलावा इसका कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मैटर नहीं है, या कोई सैंपल नहीं है, या प्रैग्मेटिज्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ठीक आपका डिफरेंस, क्योंकि मैटर और सैंपल तो इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बात सैंपल, हम किसी थ्योरी की बात या किसी लिक्विड की बात नहीं कर रहे कि हम साइंस का कोई यहाँ पे एक रिसर्च करने वाले थोड़ा सैंपल रखा हुआ अपने पास, हमने ऐसा कुछ नहीं है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? देखिए एक वर्ड होता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होती है? अगर मैं कहता हूँ प्रैग्मेटिक अप्रोच लगाओ इस चीज़ पे, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। और प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब है एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ये एक्ट ऑफ सॉल्विंग समथिंग प्रैक्टिकली। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, आपके ऐसे एक्ट को कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक आंसर क्या आएगा? इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है, डिफरेंस। आगे चलें, थर्ड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक क्या था। इसके बाद था दैट द वन द नोवेल क्लॉक्स इट्स मैनर्स। क्लॉक्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ऐसी चीज़ जिसके नीचे किसी चीज़ को छुपा के रखा जा सकता है, या फिर पुराने टाइम पे बड़े बड़े लूज कोट्स चलते थे फॉर्मल वे के अंदर भी, ठीक है। तो उन बड़े कोट्स को क्लॉक्स कहते थे, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें छिपा के रख सकते हो। उन कोट्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें छुपा के रखी जा सकती थी। तो क्लॉक्स की बात हुई, उसके मैनर्स की बात हुई, डैश द डिस्गाइज, ठीक है। डिस्गाइज क्या है? बेसिकली कोई भी पहरावा, कोई भी आपका नकाब, ठीक है, जिसके अंदर आपने चीज़ें सारी रखी हुई हैं। तो अब मान लो अगर आप बेड पे बेडशीट की बात करते हैं, बेडशीट के नीचे कुछ पड़ा है, तो आप ये कहेंगे ना अंडर द बेडशीट, ठीक है। वैसे जो आपने पहरावा पहना हुआ है उसके नीचे जो भी चीज़ें हैं उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? अंडर। अराउंड तो मतलब चारों तरफ हो गया, फिर तो दिख गया ना, ठीक है। बिसाइड मतलब बगल में। बिसाइड तब यूज़ हो सकता है जिस पर्सन ने डिस्गाइज पहना है उसके बगल में जो खड़ा है, उसके लिए बिसाइड वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, नेक्स्ट टू। अमंग मतलब सबके बीच में। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स व्हाइल द अदर हिस्ट्री डैश नेम्स एंड एड्रेसेस। जबकि हिस्ट्री क्या करती है? द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स व्हाइल, जबकि द अदर हिस्ट्री प्रोवाइड्स, हिस्ट्री नेगेट्स, हिस्ट्री रिमूव्स, या हिस्ट्री स्ट्रैंगुलेट्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप दो ऑप्शन देखें वो तो सिमिलर सी हैं कि हिस्ट्री तो रिमूव ही कर देती है नेम्स और एड्रेसेस को। हिस्ट्री तो नाम बताती है, ठीक है, एड्रेस बताती है, तो हिस्ट्री रिमूव तो नहीं करती है, ना ही वो निगेट करती है, मतलब निगलेक्ट करती है। स्ट्रैंगुलेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बीच में बाधा बनना, ठीक है, मीन्स टू हिंडर
आप हिंडर करने के साथ उसको डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू हिंडर द ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो ये हिंडर तो नहीं करती है, ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, हिस्ट्री प्रोवाइड्स। हिस्ट्री प्रोवाइड करती है नेम्स और एड्रेसेस। लास्ट रह गया एक, ये भी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज फटाफट से। ओनली द नोवल डैश मच डीपर दैन हिस्ट्री। ओनली द नोवल डैश मच डीपर दैन हिस्ट्री, कि नोवेल जो है हिस्ट्री से ज़्यादा डीप क्या करता है। नोवेल सुनते हैं क्या? नोवेल तो नहीं किसी को सुन सकते, सुनते तो हम हैं, ठीक है। बात किसकी हुई थी, नोवेल की बात हुई थी। अब नोवेल के साथ लिसन्स तो नहीं आ सकता, ठीक है। नोवेल के बाद इम्बाइब लगाया गया। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ को ग्रैब करना, उसको इनकलकेट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब, जो कि इसका सही आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा है बार्गेन्स। अब बार्गेनिंग तो नहीं करता नोवेल, बार्गेन्स नहीं आया, तो नोवेल क्या करता है, प्रॉब करता है। नोवेल प्रॉब्स। प्रॉब करने का मतलब क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन टू गेट हिडन इंफॉर्मेशन। कोई भी सीक्रेट है या कोई हिडन इंफॉर्मेशन है, उसको निकालने के लिए जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको प्रॉब करना कहते हैं। प्रॉबिंग करना मतलब क्वेश्चनिंग करना, सो दैट हिडन जो सीक्रेट है वो निकाला जा सके। तो आई होप आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एसएससी के 1 दिसंबर के शिफ्ट 2 के जितने भी, सॉरी शिफ्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे इंग्लिश सेक्शन के, वो सारे समझ आए होंगे। अगर आप ऐसे रेगुलर क्लास लगाते रहोगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। अगर आप वाकई एसएससी सीजीएल अपना टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी क्लासेस आप अटेंड कीजिए, ठीक है। बाकी आपको अगर चीज़ें सही समझ आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा 1-2 दिनों बाद नेक्स्ट वीडियो शिफ्ट 4 के साथ। थैंक यू।